इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के तीनों पार्ट कंप्लीट। तो जल्दी से पहले पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा। सबसे पहले ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। अब झलक को इंग्लिश में अ वेरी क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समबडी एंड समथिंग। मतलब झलक बहुत जल्दी से देखा हो किसी चीज़ को और वो कंप्लीट ना देखा हो किसी चीज़ को, ठीक है, दैट इज झलक। ये जो स्टोरी है ये एक पेन पोर्ट्रेट है। इसका मतलब होता है ब्रीफ स्केच। मतलब इस स्टोरी में कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है बेकर्स के बारे में और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में सोसाइटी के अंदर। जैसे कि तुम्हें पता है कि जो गोवा है वो एक इंडिया में स्टेट है और वो स्टेट कब बना था 1961 में। क्यों? उससे पहले जो पोर्चुगीज़ थे वो वहाँ पे राज करते थे। जैसे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस कब है 1947 में, ठीक है। अब जैसे कि जो गोवा था उस पर पोर्चुगीज़ रूल करते थे तो अपना बहुत सारा इन्फ्लुएंस वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। जैसे कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो कितना सारा इन्फ्लुएंस छोड़ के चले गए थे। मतलब हमको इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है यार। अब जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, पोर्चुगीज़ के दिनों को, जब ब्रेड थी वो बहुत ज़्यादा फेमस होती थी और जो ईटर्स थे वो चले गए थे, वो ख़त्म हो गए थे, बट जो मेकर्स थे वो अभी भी वहीं पे थे। मतलब कहने का क्या मतलब है, ईटर्स मतलब जो पोर्चुगीज़ थे वही तो खाते थे ब्रेड्स को, बट वो तो चले गए थे, बट जो बनाने वाले वो अभी भी यहीं पे थे, ठीक है। अब अभी भी हमारे पास क्या थे, मेकर्स थे। मेकर्स मतलब जो आटा गूंथते हैं, मोल्डर्स जो उनको कट करते हैं शेप्स में, और बेकर्स जो बेक करते हैं उनको, ठीक है, और मतलब भट्टी में डालते हैं, ठीक है। अब जो वो थे ना वो पुराने हो चुके थे बट अभी भी हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि जो आग है ना, जो भट्टियाँ हैं उनके अंदर अभी भी आग बुझी नहीं है, मतलब अभी भी हम जो ब्रेड है इनको बनाते हैं। अब जो बेकर्स थे ना वो स्पेशल साउंड आती थी तब वो आते थे। तो स्पेशल साउंड कैसे आती थी, उनके पास एक स्टिक होती थी, बैम्बू स्टिक, तो उसको वो ज़मीन पे मारते। अगर हम किसी चीज़ को ज़मीन पे मारते तो आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ आती थी और उनके ऊपर घंटियाँ लगी होती थी जैसे जो जिंगल थी, ठीक है, उनकी साउंड आती थी, ठीक है। तो तब वो आते थे तो मतलब एक तरह से अनाउंस करते थे कि मतलब हम आ रहे हैं, ठीक है। और अभी भी वो आवाज़ कई जगह जगह पर सुनने को मिलती है। मे बी जिनके भी फादर थे जो बेकर का प्रोफेशन करते थे, मतलब वो तो बेशक जिंदा ना रहे हो, बट इसको जैसे जो बेकिंग है उस बेकर है उसको आगे किसने लेके आया, मतलब उनके बच्चे जो उनके बेटे वगैरह, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। मतलब वो तो बेशक जिंदा नहीं रहे, मतलब मर गए होंगे, फिर उनके बच्चों ने जो बेटे हैं उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। और गोवा में जो बेकर होते हैं उन्हें पैडर बोला जाता है। अब वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि जो बेकर होता है उनका फ्रेंड भी होता था, कंपेनियन भी होता था, गाइड भी होता था। वो 2 बार आता था दिन में। एक बार तो बेचने के टाइम पे, मतलब बेचने के लिए जा रहा है, ठीक है, सुबह, और फिर एक बार ही आ रहा है, बेच के आ रहा है, ठीक है। 2 बार ही दिखता था उन्हें, मतलब जाता था। तो जैसे कि जब भी वो आता था, जैसे कि उसकी बैम्बू की साउंड आती थी, जो बैम्बू की साउंड होती थी वो जो राइटर है उनको उठा देती थी, ठीक है। और वो जल्दी से फिर भाग के उनसे मिलने जाते थे, उनको ग्रीट करते थे, मतलब नमस्ते वगैरह, गुड मॉर्निंग बोलते थे। वो मतलब वो ऐसे क्यों करते थे? क्या उन्हें ब्रेड इतनी पसंद थी? नहीं, ये कारण नहीं था, बल्कि ब्रेड लेने का काम तो जो मेड सर्वेंट होते हैं उनका होता था। मेड सर्वेंट को क्या बोलते हैं? पास्किन और बास्टन, ठीक है। बट बल्कि वो इसलिए जाते थे क्योंकि उन्हें एक स्पेशल टाइप की ब्रेड खानी होती थी, ब्रेड बेंगल्स, ठीक है, जो वो ध्यान से चूज़ करके लाते थे, ठीक है। और वो मीठी होती थी और उसे मतलब स्पेशल तरीके से बनाया जाता था। अब जो बेकर है ना अपनी म्यूज़िकल एंट्री करके आते हैं। जो जब वो आते हैं वो झंग झंग की आवाज़ करते हुए आते हैं। जो उनका एक हाथ होता है ना वो मतलब ऊपर बास्केट को पकड़ा हुआ होता है और जो दूसरा हाथ होता है वो बैम्बू को पकड़ा हुआ होता है नीचे, ठीक है। तो वो फिर स्टार्टिंग में सबसे पहले तो जो घर की जो लेडियाँ होती है ना उनको ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर वो अपनी जो बास्केट है उसको बैम्बू के ऊपर रखता है। जो बच्चे हैं ना वो भी बड़ों के साथ ब्रेड को लेने चले जाते हैं, बट उनको डांट के फिर वहाँ से भगा दिया जाता है, ठीक है। फिर वो बट वो हार नहीं मानते, फिर वो ऊपर चढ़ जाते हैं बेंच के, या फिर कोई छोटी सी दीवार है ना उससे झांकने लग जाती है, भाई क्या लेके आए, क्या लेके आए। और जब भी जो राइटर है वो इस चीज़ को याद करते हैं तो उन्हें मतलब एकदम से खुशबू आती है उन ब्रेड्स की। जैसे कि हम अपनी फेवरेट डिश को याद करते हैं तो हमें भी खुशबू आती है ना, ऐसे जो ब्रेड्स होती थी वो बड़ों के लिए होती थी, जो बेंगल्स होती थी वो बच्चों के लिए होती थी। और बल्कि ना हमें ना ये भी नहीं ध्यान रहता था कि भाई हमें ब्रश भी करनी है, फिर हमारा मुंह भी धोना है, ठीक है। हम और वैसे हम धोएं भी क्यों, इतनी मेहनत कौन ही करेगा कि मैंगो लीफ तुम तोड़ के लेके आ रहे हो फिर उसकी ब्रश बना के कर रहे हो ब्रश, और ठीक है। और वो ज़रूरी भी क्यों है, क्योंकि टाइगर तो कभी अपना शिकार करने से पहले ब्रश करता नहीं है, और वैसे भी जब हम हॉट टी पीते हैं ना उसके साथ तो फिर हमारे दांत उसी से साफ़ हो जाते होंगे। जैसे कि पार्टी या फिर फीस्ट में ब्रेड के बिना कोई भी मज़ा नहीं आता, कोई भी चमक नहीं रहती, ऐसे ही मैरिज गिफ्ट में अगर बोल जो ब्रेड होती है मीठी, अगर वो ना हो तो वो पार्टी या फिर मतलब वो शादी मीनिंगलेस हो जाती है। और हम इस चीज़ को बता भी नहीं सकते कि एक गांव के लिए जो बेकर होता है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो घर की लेडी होती है वो बनाती है सैंडविचेस अपनी बेटी की एंगेजमेंट पे, और जो केक्स और बोलेनास होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे क्रिसमस हो गया और जो और फेस्टिवल्स हैं उनमें भी। तो अब मतलब
इससे पता चलता है कि जो बेकर की फर्नेस है, मतलब जो बेकर की भट्टी है, वो एक गांव में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जो बेकर्स और ब्रेड सेलर्स होते थे उन दिनों वो एक ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई बोलते थे। वो एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होता था जो घुटनों तक पहुँचता था, मतलब घुटनों तक का एक लॉन्ग फ्रॉक होता था, ठीक है। और उनके चाइल्डहुड में जो बेकर्स थे वो एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउज़र पहनते थे जो मतलब फुल पैंट से तो छोटा होता था बट हाफ पैंट से बड़ा होता था। मेनली हम कैफरी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आज भी कोई वैसे पैंट्स पहनता है तो उसे बोलते हैं कि ड्रेस लेगा पैडे की तरह ड्रेस पहनी हुई। अब जो बेकर होते थे ना वो रोज़ रोज़ पैसे नहीं लेते थे, वो महीने के एंड में पैसे लेते थे और जो अपना हिसाब किताब है वो एक दीवार पे करते थे पेंसिल से, ठीक है। और जो बेकर होते थे वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता है, मतलब पुराने दिनों में माना जाता था कि बेकर जो होता है ना वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। और जो बेकर होता है और उसकी फैमिली होती है वो कभी भी भूखे नहीं मरते। जो वो होता है उसकी फैमिली होती है और जो सर्वेंट होते हैं वो हमेशा खुश दिखते हैं, ठीक है, और पैसे वाले दिखते हैं, ठीक है। और जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, मतलब वो मोटे होते हैं, ठीक है। जिससे कह सकते हैं कि भाई वो उनके पास पैसा होता है, कि हम नहीं बोलते कोई मोटा है तो खाते पीते घर का ऐसे टाइप का, ठीक है। और कोई भी अगर गोवा में आज भी जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस होती है, मतलब मोटा होता है, तो उसे हम बेकर से कंपेयर करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग। तो सबसे पहले कुर्ग के बारे में जान लेते हैं। जो कुर्ग है वो एक कॉफ़ी कंट्री है, मतलब इसमें मेनली प्लांटेशन कॉफ़ी की होती है और ये फेमस है अपनी रेन फॉरेस्ट की वजह से। मतलब रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और घने जंगल होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं, और अपने मसालों की वजह से। अब ये कहाँ पे, मैसूर मंगलूर के बीच में है और इसे बोला जाता है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से आया, मतलब इसे इतना सुंदर बोला जाता है। और जो ये लैंड है रोलिंग हिल्स का, यहाँ पे मतलब बहुत योद्धा टाइप के बहुत पावरफुल मैन रहते हैं और सुंदर वुमेन रहती है, मतलब महिलाएं बहुत सुंदर है वहाँ पे, और बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी हैं, ठीक है। जो कुर्ग है उसका दूसरा नाम कोदागु है और ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। अब जो कुर्ग है वो एक घर है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, मतलब वहाँ पे मेनली ये चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। स्पाइसेस हो गया और कॉफ़ी प्लांटेशन, मतलब इसमें ये पाई जाती है, कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने पढ़ ही लिया, और मसालों के बारे में भी हमने जान लिया। अब जो कुर्ग का 30% एरिया है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। और मानसून के टाइम पे वहाँ पे इतनी भारी बारिश होती है कि जो विजिटर्स को दूर रखने के लिए काफ़ी है, मतलब विजिटर्स उस टाइम पे विजिट नहीं करते। और जो मज़े करने का टाइम होता है, मतलब जहाँ पे विजिटर्स उस टाइम पे आ सकते हैं, वो सितंबर से लेके मार्च तक का होता है, मतलब सितंबर से मार्च के बीच में तुम आ सकते हो, तब हल्की बूंदाबांदी होती है। अब जैसे कि अगर तुम वहाँ पे सांस लेते हो तो तुम्हें कॉफ़ी की खुशबू भी आती है, ठीक है। और जो ट्रीज़ कैनोपीज़ है ना, उनके नीचे कॉलोनियल बंगलोज हैं और जो कॉफ़ी इस्टेट है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो मतलब जो ट्रीज़ है, अगर तुम आसमान में देखोगे ना तो तुम्हें आसमान नहीं दिखने वाला। जो ट्रीज़ है ना उन्होंने मतलब छुपा रखा है आसमान को, और उसके नीचे कॉफ़ी इस्टेट है, मतलब कॉफ़ी की प्लांटेशन कर रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब बड़े लैंड पे। और जो कॉलोनियल बंगलोज, मतलब जो ब्रिटिश के टाइम के बंगलोज है वो हैं। अब जो कुर्ग के लोग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। अब जो कुर्ग के लोग हैं ऐसे माना जाता है उनका जो फैमिली का ओरिजिन है, मतलब जो डिसेंट है उनका, क्या वो ग्रीक हो सकते हैं, क्या वो अरेबिक हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, जैसे कि ऐसे बोला जाता है जो अलेक्जेंडर की आर्मी है वो साउथ के पार्ट में मूव कर गई थी, ठीक है। और फिर जो वहाँ पे कुछ लोग रह गए थे उन्होंने मतलब लोकल लोगों के साथ शादी कर ली और फिर वहीं पे सेटल हो गए, ठीक है। तो ये रीज़न माना जाता है। और इसका प्रूफ ऐसे माना जाता है कि उनके जो मेन स्ट्रीम हिंदू से जो उनका कल्चर है वो अलग है, मतलब शादी के रीति रिवाज एक हिंदू के कल्चर से अलग है। अब जो दूसरी स्टोरी है वो ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, मतलब जो कुर्ग के लोग हैं, जो कोदागूज हैं, क्योंकि दूसरा नाम कोदागू है ना, तो कोदागूज हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो एक बड़ा ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और वेस्ट पे एक बेल्ट होती है जिसको कूपिया बोलते हैं, ठीक है। और वो सेम अरेबियन कंट्रीज़ में, अरब्स की कंट्री में बोली जाती है कूफिया। अब हमें कुछ कुर्ग के लोगों के बारे में भी बताया गया है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो अपने मेहमानों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने जो बेटे हैं और जो उनके फादर्स हैं उनके बारे में जो ब्रेवरी की स्टोरीज़ हैं उनकी बताने के लिए। और जो कुर्ग के लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रेवरी के अवार्ड जीत रखे लड़ाइयों में, ठीक है। और जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के वो जनरल कैरियप्पा थे जो कुर्ग के थे। और जो कुर्ग के लोग हैं उनको बिना लाइसेंस के वो गन रख सकते हैं, मतलब अगर तुम्हें इंडिया में गन चाहिए तो तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट जो कुर्ग के लोग हैं वो लाइसेंस लिए बिना रख सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है। जो रिवर कावेरी है वो अपना पानी ऑब्टेन करते हैं कुर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से, मतलब जो पहाड़ों में से पानी आता है वो फिर रिवर कावेरी में जाके मिल जाता है। और वहाँ पे एक महासीर जो एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है वो भी पाई जाती है। अब वहाँ पे किंग फिशर भी पाई जाती है, मतलब जो फिश को कैच करती है पानी में से वो लोग खाती है। अब वहाँ पे स्क्वेरल्स और जो लंगूर होते हैं, मतलब जो गिलहरियाँ और जो लंगूर
फ्रूट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा के मतलब आधा फ्रूट खा के फिर उसे पानी में फेंक देते हैं मज़े के लिए, जो कि रिपल इफेक्ट होता है ना, तो उन्हें मज़ा आता है। अब जो माउथ होते हैं ना, मतलब जो एलिफेंट का ध्यान रखते हैं, जब वो एलिफेंट को नहलाते हैं और स्क्रब करते हैं जो एलिफेंट होते हैं वो मतलब उस टाइम पे मज़े आते हैं। अगर कोई भी सुस्त आदमी भी है तो वो कुर्ग में जाकर एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडवेंचर के लिए, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। अब जिन लोगों को चलना पसंद है तो उनके लिए मतलब स्पेशली रास्ते बनाए हुए हैं। अब वहाँ पे बर्ड्स, बीज और जो बटरफ्लाइज है वो तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देंगी, वो तुम्हें कंपनी देंगी। और जो मकाक्स हैं, मालाबार स्क्वेरल्स हैं, लंगूर्स हैं और स्लेंडर लूरीज हैं, वो तुम्हें देखती रहेंगी ट्री की कैनोपी से, मतलब दूर ही रहना थोड़ा सा वाइल्ड एलिफेंट। अगर हम ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ते हैं तो हमें पैनारोमिक व्यू मिलता है, मतलब हमें पूरा कुर्ग, मतलब जो नहीं है कुर्ग का बहुत बड़ा लैंडस्केप देखने को मिलता है। जो निसलगथा है वो एक आइलैंड है, एक्चुअली वो डेल्टा है, उसके लोकल लोग उसे आइलैंड बोलते हैं। वो 64 एकड़ का है, तो हम उससे एक ब्रिज से जाते हैं, ठीक है, जो रोप ब्रिज है ना उससे जाते हैं हम। उसके पास में एक बायलाकप्पी नाम की जगह है जहाँ यहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है। यहाँ पे जो मोंक है वो तुम्हें रेड येलो रोब्स पहने दिख जाएंगे, मतलब रोब्स मतलब जो मोंक ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें तुम डिस्कवर करोगे, और ठीक है, और इसे इंडिया का हार्ट और सोल भी बोला जाता है। अब इस चैप्टर के नीचे एक टेबल दे रखी है, फैक्ट फाइल हाउ टू रीच। इसे पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, एक बड़ी रीडिंग ले लेना इसकी। तो टी फ्रॉम असम से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें 2 बच्चे दे रखे हैं, प्रांजल और राजवीर। जो प्रांजल है वो असम का रहने वाला, और ये दोनों क्लासमेट हैं दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ये दोनों क्लासमेट हैं, और जो प्रांजल है वो असम का ही रहने वाला है, ठीक है। अब जो क्या होता है, जो प्रांजल का जो फादर है ना, जिसका नाम बरवा, और वो एक ट्री गार्डन को संभालते हैं। जो टी गार्डन है उसका नाम है देखियाबारी, ठीक है। अपर असम में, अपर असम मतलब जैसे कि जो असम है उसके डिवीज़न किए गए हैं, उसमें अपर असम में, ठीक है। अब जो प्रांजल है उसने राजवीर को इनवाइट किया है गर्मियों की छुट्टियों में उसके घर पे आने के लिए, विजिट करने के लिए। अब जो प्रांजल और जो राजवीर है अब वो दिल्ली से असम की ट्रेन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब ट्रेन में चाय बेचने वाला होता है जो बोलता है चाय गरम गरम चाय, ठीक है। फिर वो उनकी विंडो पे आता है, पूछता है चाय साहब कि मतलब चाय लोगे। जो प्रांजल बोलता है, प्रांजल कौन, असम वाला, ठीक है, प्रांजल बोलता है कि 2 कप दे दो। फिर वो गरम गरम चाय को पीते हैं। फिर उस कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सभी लोग चाय पी रहे थे, ठीक है। अब राजवीर बोलता है, राजवीर कौन, जो असम से नहीं था, ठीक है। अब राजवीर बोलता है कि तुम्हें पता है मतलब एक दिन में पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स बिकते हैं चाय के, मतलब एक दिन में पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप्स चाय के बिकते हैं, ठीक है। अब जो प्रांजल बोलता है, अब जो प्रांजल होता है वो बोलता है फ्यू, मतलब वो एक तरह से सरप्राइज होता है, और वो फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि चाय इतना पॉपुलर है। अब जो ट्रेन है वो स्टेशन से चल पड़ती है, और जो प्रांजल है वो फिर अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है। प्रांजल कौन, जो असम का रहने वाला है, ठीक है, वो अपनी बुक पढ़ने लग जाता है। और जो राजवीर है उसको भी बहुत इंटरेस्ट होता है मतलब डिटेक्टिव बुक पढ़ने में, बट वो पढ़ता नहीं है, बाहर दिखता है विंडो के। क्यों, क्योंकि वो मतलब वो शहर में रहता था और उसे हमेशा पोल्यूशन वगैरह दिखता था, और आज उसे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है, हरियाली दिख रही है, तो वो बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा है, ठीक है। उसने मतलब जितनी दूर तक देखे उसे हरा हरा हरियाली हरियाली दिख रही थी। अब चावल के खेत से टी बुशेस आने लग गए थे। अब जैसे कि जो टी बुशेस थी ना वो बिल्कुल समुद्र की तरह लग रही थी, ठीक है। फिर वहाँ पे उसे दिख रहा था डेंसली वुडेड हिल। अब इसका क्या मतलब है, हिल मतलब पहाड़, और डेंसली वुडेड मतलब घने जंगल, मतलब उस पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे उस पहाड़ पे, ठीक है, वो दिखे थे। और जो वो व्यू था ना वो बहुत सुंदर था, बहुत अट्रैक्ट था। अब जो टी बुशेस थी ना वो बोनी लग रही थी। बोनी क्यों लग रही थी, मतलब छोटी लग रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि जो टी बुशेस होती है ना उनके साइड में या फिर बीच में पेड़ लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े। क्यों लगा दिए जाते हैं, क्योंकि उनको धूप से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, उनको छाया मिल सके इसलिए। तो अब वो जो ट्री थे वो तो बड़े बड़े हो गए, और जो टी बुशेस थी वो छोटी हो गई, मतलब वो क्या लग रही थी, बोनी लग रही थी, छोटी लग रही थी। अब टी बुशेस के बीच में डोल जैसी कुछ फिगर्स दिखती है, वो क्या है, किससे कंपेयर किया गया है, टी प्लकर्स को। जो टी प्लक करते हैं ना, मतलब जो वुमेन होती है वहाँ पे, वो टी को निकालती है, टी के सीड को या फिर टी के प्लांट से कुछ भी निकालते हैं, यार पता नहीं कैसे निकालते हैं, तो उनको बोला गया क्योंकि वो डोल जैसी लग रही थी। और कुछ दूरी पे एक गंदी सी बिल्डिंग भी दिख रही थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। अब जो राजवीर होता है ना वो एक्साइटेड होकर बोलता है प्रांजल को कि देखो ये टी गार्डन है, ठीक है। अब जो प्रांजल होता है वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता कि भाई मतलब वो वहीं पे पला बड़ा है ना, इसलिए। अब वो बोलता है कि अभी मतलब दिस इज़ अ ट्री कंट्री नाउ, अब ये ट्री कंट्री है। और फिर वो बताता है कि जो असम है ना उसके पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है प्लांटेशन का पूरे वर्ल्ड में।
मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टी की प्लांटेशन असम में होती है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अगर असम की प्लांटेशन भी देखोगे ना तो भी ये ख़त्म नहीं होंगी। मतलब ये इतनी सारी प्लांटेशन है असम में जो चाय की। अब राजवीर बोलता है कि ट्रेन में आने से पहले मतलब असम आने से पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा है टी के बारे में और मुझे पता चला है कि जो टी है ना ये तो नहीं पता कि उसको किसने डिस्कवर किया है बट उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अब वो बोलता है कौन सी स्टोरीज़ मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि एक तो चाइना की स्टोरी है, एक इंडिया की स्टोरी है। चाइना की स्टोरी ये कि जो चाइनीज़ एम्परर था ना वो हमेशा अपना पानी गर्म करके पीता था। क्या हुआ कि एक दिन उसकी मतलब जो पानी गर्म करके पीता था ना उस पानी में कुछ पत्तियाँ गिर गई छोटी सी टहनी पर से। तो फिर जब उसने पानी पिया तो उसका मतलब वो बहुत डिलीशियस लगा, बहुत टेस्टी फ्लेवर आया उस पानी में से। फिर पता चला कि वो तो टी लीव्स थी। फिर वो बोलता है कि दूसरी स्टोरी बताओ। प्रांजल बोलता है अब इसमें एक इंडियन लीजेंड की भी स्टोरी है। वो क्या है, एक बुद्धि धर्मा एक बुद्धिस्ट होते थे। उनको ना मेडिटेशन के टाइम पे नींद आती थी तो उन्होंने अपनी पलकें काट दी। अब जब उन्होंने पलकें काट दी ना उन पलकों से 10 टी प्लांट्स उग गए और जब हम उन टी प्लांट्स को मतलब पानी में डाल के पीते तो उससे नींद भाग जाती है। अब राजवीर एक और बात को ऐड करता है कि जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी 2700 BC में। और देखा जाए तो जो चाय है और जो चीनी वर्ड है ये चाइनीज़ से आए हैं। और फिर जो चाय है वो 16th सेंचुरी में यूरोप में पॉपुलर हुआ होगा और वो मेडिसिन की तरह पिया जाता होगा। अब जो ट्रेन होती है वो मरीनी जंक्शन पे जाके रुकती है। फिर वो दोनों लड़के अपना लगेज लेते हैं, सामान लेते हैं और फिर धक्का मुक्की करके उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म से निकल जाते हैं। अब जो प्रांजल हैं उसके पेरेंट्स उनके लिए वेट कर रहे थे उन दोनों को रिसीव करने के लिए। और फिर वो मतलब अब जाने लग जाते हैं देखिया बाड़ी क्या है, जो टी गार्डन जो उस प्रांजल का फादर मैनेज करता था। अब 1 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद वो फिर शार्पली टर्न लेते हैं मेन रोड से और फिर कैटल ब्रिज को पार करते हुए वो देखराबाड़ी ईस्टेट में पहुंचते हैं। अब वो कच्चे रोड पे आ गए थे और उन्हें दोनों साइड टी प्लांटेशंस दिख रही थी और जो टी प्लांटेशंस थी ना वो साइज सेम साइज में काटी हुई थी, भाई कोई बड़ी या फिर छोटी नहीं थी, साइज सेम साइज में काटी हुई थी। अब वहाँ पे ग्रुप दिखता है टी प्लकर्स का। टी प्लकर्स मतलब जो पत्तियाँ तोड़ रहे थे वहाँ पे, जो उन्होंने बैम्बू बास्केट पहनी हुई थी अपने बैग पे और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहना हुआ था। एप्रन जैसे हम किचन में भी नहीं पहनते ऐसे उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहन रखा था और फिर वो जो नई नई लीव्स आई हुई थी ना उन्हें तोड़ रहे थे। अब जो प्रांजल के पापा है उन्होंने कार को स्लो कर दिया था। क्यों स्लो कर दिया था? क्योंकि वहाँ से एक ट्रैक्टर जा रहा था जिसमें बहुत सारी टी लीव्स भरी हुई थी, मतलब बिल्कुल लदी हुई थी। अब राजवीर बोलता है मिसेस बर्वा से जो प्रांजल के फादर थे, क्या ये सेकंड फ्लश है या फिर स्पार्टरिंग पीरियड है जो मई से जुलाई तक चलता है और इसमें बेस्ट टी लीव्स मिलते हैं, मतलब बेस्ट टी बनती है इन पत्तों की। अब जो प्रांजल के फादर होते हैं वो ये सुन के सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुम अपना होमवर्क करके आए हो यहाँ आने से पहले। फिर वो रिप्लाई देता है हाँ मिसेस बर्वा, बट मैं चाहता हूँ जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ सीख के जाऊँ। अब देखो सेकंड फ्लश का क्या मतलब होता है। ये एक्चुअली सिर्फ बताने का तरीका होता है कि चाय की पत्तियाँ कब चुनी जाती हैं, ठीक है, और उनका स्वाद क्या होता है, ठीक है। और जो सेकंड फ्लश मतलब हम दूसरी बार जब टी लीव्स को निकाल रहे हैं। अब मैं प्रेफर करूँगी तुम इसकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे मोटी मोटी पढ़ लो बट एक बार पढ़ लो, ठीक है। अब इस चैप्टर में थोड़े से वैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो तुम्हें ऊपर उनके मीनिंग दिख जाएंगे, ठीक है। तुम्हें बार बार परेशानी होना पड़ेगा, गूगल पे नहीं जाना पड़ेगा और लाइन भी लिखी हुई है कौन सी लाइन पे कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।